नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में आपको बताएं कि दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में है। दरअसल जेएनयू परिसर की कई दीवारों पर ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे दिखाई दिए। कैंपस की अलग अलग दीवारों पर ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे गए, जिसको लेकर पूरे कैंपस और शिक्षा विभाग में अफरा तफरी मची हुई है। इस मामले को लेकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर शांति श्री डी पंडित ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर विवादों में जेएनयू, दीवारों पर लिखे ब्राह्मण बनिया विरोधी नारे, लाल रंग से लिखा ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो। कई छात्र संगठनों में दिखा आक्रोश। एबीवीपी ने एआईएसए पर लगाया आरोप। डीन को दिए गए जांच के आदेश। जेएनयू एक बार फिर विवादों में आ गया है। दीवारों पर लाल रंग से लिखा गया ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो, ब्राह्मणों बनियो, हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, और लिखा शाखा लौट जाओ। विश्वविद्यालय परिसर में जाति विशेष के खिलाफ लिखी गई इन बातों से कई छात्रों और छात्र संगठनों ने नाराजगी व्यक्त की है। वहीं विश्वविद्यालय में ब्राह्मणों और बनियों के खिलाफ लिखी बातें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई हैं, जिससे विभिन्न छात्र संगठनों में आक्रोश है। जेएनयू की वीसी शांति श्री डी पंडित ने कैंपस में दीवारों पर लिखे गए नारों के मामले में संज्ञान लिया है। उन्होंने पत्र जारी कर कहा कि कुछ अज्ञात तत्वों ने कैंपस की दीवारों और फैकल्टी रूम के बाहर आपत्तिजनक स्लोगन लिखे हैं। इसके चलते स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज एंड शिकायत कमेटी के डीन को जल्द से जल्द जांच करने के आदेश दिए गए हैं और मामले में वीसी को एक रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है। इन नारों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी एआईएसए के कम्युनिस्ट छात्रों पर निशाना साधा है। एबीवीपी का कहना है कि वामपंथियों ने खुली सोच वाले प्रोफेसर्स को डराने के लिए उनके चैम्बर्स पर धमकियां लिख दी। एबीवीपी ने जेएनयू प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं एआईएसए के सदस्य और जेएनयू के पूर्व प्रेसिडेंट एन साई बालाजी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। एक शैक्षणिक संस्थान, प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान की दीवारों पर अब ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे जा रहे हैं, बनिया विरोधी नारे लिखे जा रहे हैं। ये विवाद एक बार फिर जेएनयू से सामने आया है कि आखिर क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं। आखिर जेएनयू प्रशासन इस पर लगाम क्यों नहीं कस पा रहा है। आखिर जेएनयू को राजनीति का अड्डा क्यों बनाया जा रहा है और यह क्यों बनता जा रहा है। तमाम सवाल हैं, जवाब जो है वो हम लेंगे अपने मेहमानों से। लेकिन सवाल सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो जेएनयू प्रशासन है, इस जेएनयू की दीवारों पर लाल रंग से क्या लिखा गया है आप देख सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर। ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो, ब्राह्मणों बनियों, हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, और शाखा लौट जाओ। क्यों लिखा जा रहा है, ये किस लिए लिखा जा रहा है। एक शैक्षणिक संस्थान में अगर इस तरह की बातें लिखी जाएंगी तो आखिर शिक्षा का क्या होगा, कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, किस तरह की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त होगी, कैसे दुरुस्त होगी, ये तमाम सवाल हैं। सवाल यहां पर यह है कि जेएनयू प्रशासन आखिर इतना लचर क्यों है कि तमाम एक के बाद एक विवाद आ जाते हैं। आखिर क्यों आते हैं ये विवाद, क्यों, आखिर क्या पढ़ाया जाता है वहां पर लोगों को, वहां पर जो छात्र पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, क्या यही पढ़ाया जाता है। हर चीज शिक्षा से जुड़ी हुई है। जिस तरह की शिक्षा होगी देश वैसा ही बनेगा। इसलिए गुरु की महत्ता हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन जेएनयू में इस प्रकार की बातें आ रही हैं, जातिगत बातें आ रही हैं। आखिर कहां जा रहा है यह देश कहां जा रहा है, यहां के युवा कहां जा रहे हैं, यहां का छात्र कहां जा रहे हैं, तमाम सवाल हैं।
हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार बातें आती हैं। एक बार ऐसा ही एक और मामला कुछ दिन पहले ही आया था, जिसमें अब चल हम शर्मिंदा हैं के नारे लगे थे। इस तरह की बातें क्यों आ रही हैं आखिर? क्या यह विचारों की स्वतंत्रता और वाक स्वतंत्रता की जो आजादी संविधान ने दी है, क्या इसका दुरुपयोग नहीं है? ये तमाम सवाल हैं। आर्टिकल 19 भारत का संविधान ये स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उसके भी नियम है, उसके भी दायरे हैं। सीधी सीधी बात अगर जो कहें कि जहां हमारी नाक शुरू होती है, यानी कि ये देश की नाक की बात कर रहा हूं, वहीं आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। क्या इस तरह की बातें नहीं पढ़ाई जाती जेएनयू में? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राहुल आनंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जेएनयू से एक और विवाद सामने आया है। राहुल आनंद जी, विवाद पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि जो शिक्षा का जो मंदिर है और जो सारे बच्चों को पढ़ने की जो जगह होती है, जहां से हम एक शिष्टाचार सीखते हैं, वहां इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति कदापि भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कौन लोग हैं जो इस विश्वविद्यालय का माहौल खराब कर रहे हैं। एक जेएनयू एक ऐसी संस्था है हमारे देश के अंदर जो अच्छे अच्छे लोगों को शिक्षा देकर उनको समाज में योगदान देने लायक बनाया है। लेकिन ये जो हिंसक वातावरण जो पैदा किया जा रहा है, जो छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उन छात्रों से ज्यादा जिम्मेदार वो शिक्षक हैं जो इसको बढ़ावा देने की काम कर रहे हैं। हमने पहले भी कभी देखा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2016 की अगर बात करें तो भारत तेरे टुकड़े होंगे से शुरुआत होती है। 2017 की बात करें तो ब्राह्मणवादी सबसे बड़ा आतंकवादी की नारे निकलते हैं। 2020 की बात करें तो CAA है ना, जो देश को सुरक्षित करने की बात करे, जो सरकार एक ऐसा बिल लाए जिससे देश की सीमाओं को सुरक्षित किया जाए, अगर उसके अगेंस्ट में वहां नारे उठते हैं और अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, और उन राजनीतिक पार्टियों का अगर संरक्षण प्राप्त हो जाए तो कहीं ना कहीं ये इनकी शिक्षा के मंदिरों को कलंकित करता है। जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वहां। राहुल आनंद जी, एक सवाल हम करना चाहेंगे, क्या जेएनयू प्रशासन पर सरकार का कोई अंकुश है या नहीं? देखिए, जहां तक जेएनयू प्रशासन की बात है तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। मैं थोड़ा खुले विचार की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत पुरानी कहावत है, सरकार उनकी है तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है। और जहां तक बात केंद्र सरकार की है तो केंद्र सरकार के माध्यम से जो भी वित्तीय सहायता की जाती है जेएनयू को, वो बच्चों को पढ़ने के लिए मदद की जाती है। और जो एक्शन लेने की बात की जा रही है, जो हंगामा हो रही है, वो जल्दी ही जो जेएनयू के प्रशासन है, जो उनके जो वीसी है, उन्होंने खास करके जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज है, उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को जांच के आदेश दिए गए हैं। इससे पता चलेगा, सीसीटीवी के माध्यम से ये पता चलेगा और उस फुटेज से ये पता चलेगा कि कितनी जल्दी उन लोगों पे, असामाजिक तत्वों पे कार्रवाई की जाती है। अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो व्यवस्था लचर नजर आएगी। अगर कार्रवाई की जाती है और तो आने वाले भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। सर, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भरत सिंह जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहले राहुल आनंद जी अपनी बात पूरी करें, उसके बाद हम भरत सिंह जी के पास आएंगे। जी राहुल आनंद जी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपको कि जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर वो ऐसी संस्थाओं को भ्रमित किया जा रहा है, तो और जो राजनीतिक पार्टियां उनका संरक्षण करती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले कुछ बॉलीवुड के बड़े बड़े हस्तियां भी वहां चली गई थी, जो उनकी हौसला अफजाई करने की बात करते थे। जो लोग उस समय वहां रहते थे और देश विरोधी नारे लग जाते थे, फिर भी कोई टिप्पणी नहीं करते थे। ये एक गंभीर समस्या है। जो वामपंथी दल है, जो लेफ्ट के लोग हैं, वो एक तरफ से माहौल खराब कर रहे हैं। और खास करके ये जो देश है, ये देश पूरे 135 करोड़ लोगों का देश है। आप कैसे
जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके उनको बिल्कुल, देश को कैसे कर छोड़ने के सकते लिए हैं? कह सवाल सकते यह हैं है जो कि अभी आपने कुछ देर पहले ही कहा कि राजनीतिक दलों का संरक्षण है, राजनीतिक दल आप भी हैं, इशारा किस तरफ है? देखिए, अगर मैं पारदर्शिता की बात करूं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं उन राजनीतिक पार्टियों का नाम ले रहा हूं जो राजनीतिक पार्टियों के लोग, प्रमुख लोग जेएनयू चले जाया करते थे और हौसला अफजाई करते थे। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। जी, इशारा शायद कांग्रेस की तरफ है। भरत सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए, अब राहुल भाई अब क्या कहें, पूरा उनकी बात मैं सुन नहीं सका क्योंकि थोड़ा सा लेट में जुड़ा। जेएनयू में जो विवाद होते हैं, जो भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, और इस बार जो दीवारों पर लिखा गया है ब्राह्मण विरोधी नारे, उस पर इनका कहना है कि कुछ राजनीतिक दलों का संरक्षण प्राप्त होता है और जब उस पर कुछ कार्रवाई होती है तो वहां लोग पहुंच जाते हैं संरक्षण देने। इशारा आपकी तरफ था, कांग्रेस की तरफ। क्यों राहुल आनंद जी? देखिए देवेंद्र भाई, मैं पहले तो इसका घोर निंदा करता हूं, चाहे वो कोई भी हो राजनीतिक पार्टी। मैं उस पर बाद में आऊंगा। पहले तो जिस तरह से ब्राह्मणों का एक अनादर किया गया है, मैं इसकी निंदा करता हूं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हमारा एक सेकुलर देश है, सभी जाति धर्मों को लेके बना हुआ है। जो बाबा साहब आम्बेडकर ने, शायद मुझे लगता है, संविधान लिखा है, उसमें भी शायद सभी को लेके और जोड़ चलने की बात होती है। लेकिन कुछ विघटनकारी शक्तियां जो होती है, उन शक्तियों को क्या करेंगे आप? वो जो अदृश्य शक्तियां होती हैं, उन शक्तियों को क्या करेंगे आप? तो जो जोड़ने की बात आती है, तो देखिए, हम तो भारत जोड़ने तो निकल पड़े हैं। और बार बार के टीवी पे कहा जाता है कि राहुल जी तो भारत जोड़ने को निकले हैं भाई। भरत सिंह जी, अब भारत इसमें कहाँ जोड़ रहे हैं? यहाँ तो भारत तोड़ने वाले नारे लिखे गए हैं और राहुल जी ने तो आरोप लगाया है। राहुल जी ने तो आरोप लगाया कि कुछ पार्टियां, उन्होंने साफ शब्दों में कांग्रेस का नाम नहीं लिया है, लेकिन कुछ पार्टियों के लोग संरक्षण देने पहुंच जाते हैं। देवेंद्र जी, थोड़ा इंतजार करिए ना, मैं आ ही तो रहा हूँ। ठीक है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं यहीं पे हूँ जी। मैं थोड़ा सा समय कम है ना सर, बहस ज्यादा करनी है, समय कम है, इसलिए जल्दी आइए जी। मैं तो यही कह रहा हूँ, 2 मिनट तो देंगे सफाई। मैं तो सफाई क्यों दूं भाई? जी। जो करने वाला व्यक्ति है वो सामने ही बैठा है। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। देश में पहले आग लगाओ, फिर उस आग को जाके बुझाने का, फायर ब्रिगेड लेके जाके बुझाने का काम भी करो। तो ये काम कौन करता है? ये काम भाजपा करती है। हमारे नेता इसीलिए देश जोड़ने की बात कर रहे हैं, इसीलिए आज जो है पिछले 86 दिनों से पद यात्रा कर रहे हैं कि देखो, देश में जो विघटनकारी शक्तियां हैं, वो अदृश्य शक्तियां धीरे धीरे सामने आ रही हैं और लिखवाती भी हैं और उसके बाद में कहती भी है, देखिए ये किसी और पार्टी ने किया है, ये किसी और पार्टी का काम है, ये किसी पार्टी का काम नहीं है और इसकी जांच होनी चाहिए। और सब जानते हैं कि अदृश्य शक्तियां कौन है इस देश में और कितने हाथ उनके और कहां फैले हुए हैं। पहले कहा जाता था कि भाई पुलिस के लंबे हाथ होते हैं, कानून के लंबे हाथ होते हैं, लेकिन आजकल तो भाजपा के लंबे हाथ हो गए हैं। ये कहां फैले हैं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं इन्हीं का तो पूरा हाथ नहीं है, लिखवा उखवा के जो है उसके बाद में सहानुभूति लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर। हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु आपको बताएं कि हाफिज अकरम कुरैशी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बड़ी देर से जुड़े हैं, लेकिन हम चाहते थे कि आपका स्वागत तब करें जब भरत सिंह जी की बातें खत्म हो जाए। हालांकि मुस्लिम वर्ग से जुड़ा हुआ ये मुद्दा नहीं है, लेकिन भारत से जुड़ा हुआ मुद्दा है और एक पूरे वर्ग को का प्रतिनिधित्व करते हैं आप और यहाँ करने आए हैं। इसलिए जो हम आपसे जो सवाल करेंगे वो पूरा भारत से जुड़ा हुआ सवाल होगा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं सर कि आखिर जेएनयू में ब्राह्मण विरोधी और बनिया विरोधी नारे लिखे गए, गो बैक लिखा गया, उस पर क्या सोचते हैं आप?
जी सर कुरैशी जी। देखिए, जहाँ तक समझता हूँ, मुल्क के अंदर कुछ संगठन है हम्म जो काम कर रहे हैं और उसके पीछे ये सारी कार्रवाई है। हम्म हम्म अब जैसे कि कोई भी मामला आरएसएस से जुड़ा हुआ आता है, बीजेपी से जुड़ा हुआ आता है, हम्म तो उसकी उंगली बीजेपी पे आरएसएस पे उठेगी। मैं यहाँ बीजेपी और आरएसएस को नहीं कटघरे में करूंगा। हम्म ये मामला बामसेफ से जुड़ा हुआ है। जी, यानी कि बीजेपी को आप कटघरे में, बामसेफ का नारा है, जी, बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं आप। ये जो मामला, ये भी जी, नहीं, एबीवीपी पे उंगली उठा रहे हैं आप, ऐसा कुछ। मेरी बात नहीं समझिए जी आप मेरी बात को समझिएगा। जी नारा लगा है मुल्क के अंदर, मूल निवासी, जय मूल निवासी। तो वो नारा है 85 जातियों का मुल्क, जो अनुसूचित जाति है, और उस नारे से जुड़ा हुआ ये नारा है। तो अब आप जो है ना, ये समझिएगा कि इसके पीछे तमाम बामसेफ का हाथ है, और बामसेफ ने ये कराया है, न किसी कांग्रेस का हाथ है, न बीजेपी का हाथ है। इसमें कांग्रेस का हाथ नहीं है, बीजेपी का हाथ नहीं है। जो लोग बामसेफ से जुड़े हुए हैं, जी हाँ, उनका नारा है ये। जी, ये बामसेफ से जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये नारा है। संगठन जो है बराबर, ठीक है भाई, एक तरफ आरएसएस है, एक तरफ बामसेफ है, एक तरफ बिगड़ संगठन है। एक मुल्क, एक संविधान, एक हमारा नारा, और उसके बावजूद हम जो है संगठनों में बटे हुए हैं। जी, तो इन संगठनों कुरैशी पर साहब लगाम लगाने की जरूरत है। जी, ठीक है। कुरैशी साहब, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को क्लीन चिट दे दिया इन्होंने, पाक साफ हैं आप लोग। जी 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 जी, लेकिन राहुल आनंद जी, आपका इशारा जो था वो पाक साफ नहीं था, और जो भरत सिंह जी का था वो भी पाक साफ नहीं था। आप लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। जी, तो राहुल आनंद जी, दोषी आप वास्तव में मानते किसे हैं? कि शुरुआत में भी इस बात को कहा था कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और मैं आपको नहीं, प्रत्यक्ष कहाँ हुआ, प्रत्यक्ष हुआ कहाँ? मैं बता रहा हूँ, जब भी हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे आते हैं जिस पर राजनीतिकरण करने की कोशिश की जाती है विपक्ष के माध्यम से, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर एक छोटा सा विवाद कर्नाटका में उत्पन्न हुआ था, जिसपे एक चुप्पी लगाई जा सकती थी डांट कर बच्चों को, लेकिन उसको प्रोत्साहन दे दिया गया एक ट्वीट कर एक कांग्रेस के महासचिव के माध्यम से कि देश में आजादी होनी चाहिए, इस प्रकार की आजादी होनी चाहिए, लड़कियां कुछ भी पहन कर जाएं। मैं उस वस्त्र का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक सोशल प्लेटफॉर्म पे की गई। ठीक उसी प्रकार के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे कि जब बातें की गई, तो उस समय जाकर कांग्रेस के राहुल गांधी जी जाकर वहां पे बैठ गए और वो उनका समर्थन करने लगे। और जब प्रशासन अपना काम करती है, आप सरकार को कटघरे में खड़े करिए, लेकिन सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए आपको बच्चों में राजनीतिकरण करने की आवश्यकता नहीं है, उनको आप दूर रखिए। जो सही है उसको सही कहनी होगी, जो गलत है उसको गलत कहिए। जब संसद में हम बैठते हैं और जब सरकार कहती है कि सवाल जवाब करिए, और जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि तीखे आलोचना कीजिए सरकार की और सरकार प्रश्न का उत्तर देगी, उस समय आप अपनी जिम्मेदारी से भटके नजर आते हैं। और खास करके जो कल का जो संस्करण नजर आ रहा है, इसमें निश्चय रूप से मैं कह सकता हूं कि इस पे कड़ा एक्शन लेने की आवश्यकता है। और जो वामपंथी दल है, मैंने पहले भी कहा कि सरकार उनकी है तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है वाली जो बात है, जो लोग बैठे हैं अंदर और जो ऐसी बातें करते हैं जिससे ये नजर आता है कि अगर कोई नए विचार की अगर उत्पत्ति होती है जेएनयू कैंपस में तो ये नहीं होनी चाहिए। इसको रोकने के लिए डर का माहौल खड़ा किया जाता है। जो मतलब आपके कहने का तात्पर्य है कि जो छात्र हैं उनमें राजनीति भरी जा रही है, दो फाड़ किए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा, सीधा सीधा आप ये कहना चाह रहे हैं, और इसलिए ये बातें सामने आ रही हैं। राहुल आनंद जी, हाँ या ना? भरत सिंह जी से जवाब ले रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था। हाँ ठीक है भरत जी,
इस तरह की बातें क्यों कांग्रेस कर रही है? जवाब दीजिए। देखिए, अब ये जो कहना चाह रहे हैं कन्हैया कुमार जी के ऊपर कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं कि हार्दिक पटेल का नाम सुना होगा शायद आपने, सुना कि नहीं राहुल जी? जी राहुल जी जवाब दीजिए। हार्दिक पटेल जी ने किस तरह से कैसे और कब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को क्या क्या नहीं कहा था, उनकी आप लोग ने कैसे सीडी निकाली थी, ये भी शायद आपको पता होगा। इतना गरियाने के बाद, देश के प्रधानमंत्री को इतना गरियाने के बाद और इतना बेइज्जती करने के बाद, और आप उनको गले लगाते हैं, तो ये आपकी राजनीति क्या कहती है? वो भी तो आप उनको भी कहते थे कि देश के टुकड़े करने वाले इंसान है के। बिल्कुल यही बात आप पे भी लागू होती है भरत जी, यही बात आप पे भी लागू होती है। आज वो चले गए तो आप ये बात बोल रहे हैं, जब आपके साथ थे तब ये बात क्यों नहीं बोले आप? मैं देवेंद्र भाई सुनिए ना, देवेंद्र भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं उनपे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं जो है वो हार्दिक भाई पे नहीं लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ भाजपा पे। कल तक जो व्यक्ति भाजपा के देश के प्रधानमंत्री को किस तरह से बेइज्जत किया, ये सारे चैनलों ने देखा, सबने देखा, लेकिन राजनीतिक, लेकिन आप वही के साथ थे ना, वो आपके साथ थे ना। सुन तो लीजिए ना, इसी मैं तो कह रहा हूँ भाई, सारे इल्जाम को मैं झेलने को तैयार हूँ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। ठीक है, आप पूरी बात कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति तो ये कहते थे, ये भाजपा कहती थी कि हार्दिक पटेल और ठाकुर और उसके बाद में जिग्नेश मेवानी, ये तीनों तिकड़ी किस तरह से देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रहे हैं, इन्हें पता नहीं देश के प्रधानमंत्री क्या है। उसके बाद में जो व्यक्ति इतना बेइज्जती इनको लगता था कि वो व्यक्ति ने बेइज्जत किया देश के प्रधानमंत्री को, ये कहते थे देश की टुकड़े करने वाले ये तीनों नेता जो है गुजरात के टुकड़े कर रहे हैं। आज उसी में से 2 टुकड़े तो आप लोगों ने अपने पास रख लिया, और उसके बाद में क्या चिल्ला रहे हैं आप? और उसी जो है हार्दिक पटेल जी का पता है आपको, सीडी कांड कितना तो घुमाए थे, कितना चलाए थे पूरे गुजरात में, पूरे देश में। अब वो क्या हुआ, सीडी क्या हुई राहुल भाई, वो सीडी क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी ने छुपा लिया कि अमित शाह जी ने छुपा लिया? तो देखिए, किसी के ऊपर आरोप लगाना बहुत सरल होता है, मगर उसको साबित करना वो उतना ही जो है वो कठिन होता है। मैं ये कहता हूँ कि जो भी इस तरह से हरकत किया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे आपने उनका बचाव किया था, कांग्रेस ने बचाव किया था, मैं तो कह रहा हूँ निर्दोष मानी थी कांग्रेस, निर्दोष मान रही थी ना? क्या जी? हार्दिक पटेल को निर्दोष मान रही थी ना कांग्रेस उस समय, जिस समय बीजेपी प्रचार कर रही थी। मैं क्या कह रहा हूँ कि दोषी है जी, ये दोषी ये साबित कर रहे थे ना हमारी पार्टी में। तो जब इनको भी आभास हो गया होगा, आपकी बात मान लिए होंगे, इनको भी आभास हो गया होगा कि नहीं दोषी हैं, आ जाइए। सर भाई, मैं आज आपको चैलेंज करके कहता हूँ इस टीवी पे, आपके जो शो पे, कि कल कन्हैया कुमार अगर भाजपा में चले जाएंगे तो देश टुकड़े जो कर रहे हैं ना, ये बोलेंगे देश के जुड़े लोग जो हमारे साथ है, ये इनकी फितरत है, ये भाजपा का जो है चाल चरित्र और चेहरा है। जी, तो जोड़ तो रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं एक एक करके। राहुल आनंद जी, जोड़ तो देवेंद्र भाई जोड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी जी देश के लोगों को, देश को जोड़ रहे हैं। ये तो तोड़ रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं देश के, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हर जाति धर्म को, अरे भाई को लड़ा दे रहे हैं, पार्टी को तोड़ के लड़ा दे रहे हैं, विधायकों को, सांसदों को। ये जो व्यथा आप बता रहे हैं, अपना दुख बता रहे हैं कि ये तोड़ करके लेके चले गए, ये तोड़ रहे हैं, अपने में जोड़ रहे हैं। वो देखिए कब तक आदमी जुड़ेगा, भगौड़ा व्यक्ति कब तक जुड़ता है किसी से? वो आज इनके पास भाग के गया, कब दूसरे के पास भाग के जाएगा। आज भगौड़ा हो गए, जब आपके साथ आए थे तो भगौड़ा नहीं थे। हमारे पास तो जो थे वो हमारे अपने थे, हमारे अपनों को इन्होंने जो है बरगला के लिया है, लेकिन वो कितने दिन बरगलाएंगे भाई? फिर आपके पास आ जाएंगे। 1 महीना 2 महीना 2 साल 4 साल, फिर वो जो है घर का जो बोलते हैं लौट के फिर आता है। ठीक है, घर वापसी कराएंगे आप। ठीक है, राहुल आनंद जी जवाब दीजिए, क्यों इस तरह से भारत तोड़ो यानी कांग्रेस तोड़ो का काम कर रहे हैं, और कांग्रेस तो इस समय भारत जोड़ो का काम कर रही है, बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए? देखिए
देखिए, जो राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, जो पद यात्रा निकली है, वो एक तरफ से वो भारत को जोड़ने की नहीं, उस भारत को विखंडित करने की बात है। और जो गुजरात में जो चुनाव है, उससे जिम्मेदारी से हटने की बात है। क्योंकि जब राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद भी गुजरात में वो चुनाव प्रचार में गए हैं, एक दो बार गए हैं, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन वहां पे वो रेस में कहां हैं, वो वहां से आउट हो चुके हैं। और आउट होकर वो कौन सी भारत जोड़ो की बात करते हैं। और जहां तक कांग्रेस की विचारधारा रही है कि माननीय प्रधानमंत्री को, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं, वो पूरे देश का होता है, 135 करोड़ की जनता को वो जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है, प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल, तो उनको गाली देना या उनके ऊपर कोई भी कटाक्ष करना, जब भी कोई पार्टी आमने सामने होती है, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो। अभी थोड़ी देर पहले भरत जी ने एक बात कही, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करते हैं। मैंने चर्चा में एक बार भी नाम नहीं लिया, कोई चर्चा नहीं किया, लेकिन खलबली घूमकर आई और वहां पर आ गई। और एक विचारधारा की लड़ाई होती है, जो लोग मौत का सौदागर कहते थे नरेंद्र मोदी जी को, आज उन्हीं का 12% वोट मिल रहा है। जो लोग प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे, वो आपको पसंद कैसे आ गए? मैं अब उस पे आ रहा हूँ, मैं उस पे आ रहा हूँ, जो हिंदू मुसलमान की जो बात करते थे, और आज 62% वोट अगर कांग्रेस को मिल रहा है मुसलमान का, तो 12% भारतीय जनता पार्टी को भी मिल रहा है, यानी कि विश्वसनीयता बढ़ रही है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो हार्दिक पटेल का जहां तक प्रश्न है, तो हार्दिक पटेल पाटीदार आंदोलन से अस्तित्व में आए थे, और उन्होंने भी देखा जब पाटीदार आंदोलन चरम सीमा पे था, तो उस समय गुजरात में चुनाव हो रहे थे, सबने राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला नरेंद्र मोदी होना चाहिए, झुकाने वाला पार्टी होनी चाहिए। जो गाली दिया उनको झुका करके आपने पार्टी में ले लिया, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ। सर, विचारधारा ही तो दिख रही है ना सर। इस विचारधारा के बारे में क्या कहेंगे? जेएनयू में जो लगातार विचारधारा यहाँ पे दिखती है पार्टी की। मैंने कभी तुष्टिकरण की बात नहीं की। आपने हार्दिक पटेल को झुका के लिया है और डरा के लिया है, धमका के लिया है कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपकी सीढ़ी जो है वो, ये कहना गलत है। हार्दिक पटेल से भारतीय जनता पार्टी को क्या मतलब है? देवेंद्र भाई ने भी सवाल ही नहीं उठता है। मैं एक बार में एक ही बात कहता हूँ कि जब उनका आंदोलन चरम सीमा पे था, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। जब पाटीदार आंदोलन चरम सीमा पे था, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। तो मुझे हार्दिक पटेल की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता उस समय होती जब हम हार रहे थे। अब तो हम जीत चुके थे, जीत कर हम सरकार में वापसी कर चुके थे। हार्दिक पटेल अभी पार्टी में थे, उनका आना विचारधारा का अनुसरण करना होता है। आज आपने इस चैनल पे ये साबित कर दिया कि हार्दिक पटेल की मान सम्मान और इज्जत उनका आपकी पार्टी में क्या है, उनका स्तर आपकी पार्टी में क्या है। सवाल ही नहीं उठता है। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं आप ये समझिए, मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि जब पाटीदार आंदोलन चरम सीमा पे था, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना लिया। क्या आवश्यकता है? हार्दिक पटेल को बहुत ज्यादा प्रमाण की क्या आवश्यकता है? हम लोग मुद्दे से कहीं भटक रहे हैं। पटेल की औकात दिखा दी कि आपकी जो जेएनयू की दीवारों पर लिखा गया है, सही है या गलत? राहुल आनंद जी आपसे पूछना चाहते हैं, हमारे पास समय नहीं है, आपसे बताइए सही है या गलत? गलत है। भरत जी, ये अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता नहीं देता है। जी ये सही है या गलत है भरत जी? जेएनयू की दीवारों पर जो लिखा गया है एकदम गलत है। इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उसको सजा मिलनी चाहिए। भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, यह सही था या गलत था सर? देखिए, ये तो सही हो ही नहीं सकता, किसी तरह से सही नहीं मैं मान सकता हूँ इसको, क्योंकि भारत के टुकड़े कोई कर नहीं सकता है। और हो सकता है गलती हुई होगी, तो जेएनयू से ही हुई थी। तो क्या उस समय कांग्रेस के बड़े नेता वहां पहुंचे हुए थे? उनके बीच पहुंचे जब बवाल हो रहा था। सर, इस बार क्या पहुंचेंगे क्या नेता
कांग्रेस के नेता देखिए, पहुंचेंगे क्या? पहुंचेंगे, नेता क्यों नहीं जी। पहुंचेंगे? पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे, और ये मांग करेंगे कि जो भी इसके अगर गुनाहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए। जी, ठीक है, जो गुनाहगार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ हाफिज अकरम कुरैशी जी भी हैं, बड़े देर से आप दोनों को सुन रहे हैं। अंतिम कमेंट आपसे लेना चाहेंगे कि वास्तव में ये जो दीवारों पर लिखा गया है, इस विचारधारा के बारे में आप क्या कहेंगे, और इस विचारधारा को फैलाने वाले को क्या सजा मिलनी चाहिए हमारी संविधान के अनुरूप, हमारे दंड विधान के अनुरूप? ठीक है सर, आप सवाल करने का हक रखते हैं, हम जवाब देने का। जी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मुल्क के अंदर एक नारा गूंज रहा है, बोल 85 जय मूल निवासी। सर आप अपने माइक को और अपने पास ला लीजिए कि आवाज स्पष्ट हो। जी जी, बोल 85 जय मूल निवासी। जी, ये नारा मुल्क के अंदर गूंज रहा है, मैं बहुत समय से सुन रहा हूँ। तो इसका अर्थ भी बता दीजिए सर। ये बहुल संख्यकों के बीच से गूंज रहा है, जी, इसमें अल्पसंख्यकों का कोई जिक्र नहीं है। जी, आप ये देखिए, ये नारा क्यों पैदा हुआ मुल्क के अंदर। और वो कहते हैं जितने ब्राह्मण हैं वो इस मुल्क के निवासी नहीं है, उनका डीएनए इस मुल्क का नहीं है, वो विदेश से आए हैं और वो यहूदी है। और इस चीज को इस मिशन पे बड़े पैमाने पर काम हो रहा है मुल्क के अंदर। जी, मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ, जब आप जांच कराए तो बाम सेफ इसमें सबसे आगे जिम्मेदारी लेगा। ठीक है, आप क्या मानते हैं इस नारे के बारे में? आप क्या मानते हैं नारा है कि क्या वास्तव में ब्राह्मण, जो ब्राह्मण वर्ग है, क्या सर ये नारा मूल निवासी मुल्क के अंदर? नहीं, मूल निवासी नहीं है ब्राह्मण यहाँ के? आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं? जी, बाम सेफ का कहना है, बाम सेफ का कहना हो वो अलग बात है। आप क्या मानते हैं? भारतीय नागरिक हैं आप। जी नहीं सर, मैं तो ये कहता हूँ ये मुल्क सबका है। सबका है, जो यहाँ पर है वह मुल्क सबका है। करी जाए, कौन कहां से आया है ये इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। वो आरएसएस हो, बीजेपी हो, अब आर्यों को इतिहास को खंगालने की जरूरत नहीं है कि आर्य कहां से आए, और यहाँ के मूल निवासी की बात ही नहीं होनी चाहिए। जो यहां है भारत के संविधान से वो गवर्न होता है और उसी के अनुरूप उसे रहना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वास्तव में वह दंड का अधिकारी है, उसे जेल के पीछे होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि विवादों का जनक हो गया है जेएनयू। गुरुओं का, जो गुरु हैं उनको, छात्रों को एक दिशा देनी चाहिए, समाज में शांति व्यवस्था कायम हो ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? यह जिम्मेदारी वहां के प्रोफेसरों की है, जेएनयू के प्रशासन की है, और वास्तव में इस पर सरकार को दखल देना चाहिए और ऐसे विचारधारा को विकसित कराने वाले प्रोफेसरों को दंड देना चाहिए और उन्हें जेल के पीछे कर देना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में